बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के जरगे में बात होगी सियासत पे, लेकिन चूँकि सियासत आज कल सारी अदालत में ही हो रही है, इसलिए अदालतों का हम तज़किरा करेंगे और अदलिया के किरदार का जायज़ा लेंगे। और आज के जरगे के बेंच में जो मुअज़्ज़ज़ अरकान हमारे साथ शरीक हैं, उनमें हैं जनाब हसन अयूब खान साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जनाब मतीउल्लाह जान साहब और जनाब हसनात मलिक साहब और जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। आप मेरे ख़्याल में कल उस वक़्त थे, वो लतीफ़ कोसा साहब कह रहे हैं कि जी मुझे ये मरवाने की साजिश की गई थी, अल्लाह शुक्र है कि अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी। तो मेरे ख़्याल में आप उस मौका पे मौजूद थे, तो ये किसने मरवाने की कोशिश की थी? कोई क़य्यूम सिद्दीकी का हाथ तो नहीं था उसमें? देखें, यहाँ पे अगर असली साजिश भी हो तो उसका भी कभी पता नहीं चला, तो ये तो फिर एक ऐसा इल्ज़ाम है कि जिस पे शायद यकीन करना मुश्किल है। मगर एक बात ज़रूर है कि जो लिफ्ट में 1 घंटे अगर लोग फंसे रहें, चाहे वो सरदार खोसा हैं या दूसरे वकला हैं या सहाफ़ी भी थे बीच में, तो उनकी मदद को 1 घंटे तक अगर कोई नहीं आएगा तो वो ज़रूर उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, ये मालूम करने के लिए कि जहाँ इतनी बड़ी इमारत बनी है शाहराह दस्तूर के ऊपर और नई इमारत है, नई लिफ्टें हैं और 1 घंटे तक वो लोग अंदर फंसे रहें और कोई बंदा सामने नहीं आया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अमला है उसके हवाले से ज़रूर मैं समझता हूँ तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लिफ्टें रुक जाती हैं, उनकी एक ख़ास की होती हैं, वो की भी लाई गई, उसने भी काम नहीं किया, मगर बर वक्त अमला नहीं आया और फायर ब्रिगेड से CDA का अमला जो है वहाँ से गाड़ी आई और फिर CDA के लोगों ने उस लिफ्ट को एक ख़ास आलात की वजह से खोला। आप उस काफ़िले में क्यों सवार नहीं हुए? मेरे ख्याल उसमें रश बहुत थी। असल में लिफ्ट अभी मैं शायद आखिरी बंदा था जिसने एंटर होना था, तो मैंने ये महसूस किया कि उसमें जगह नहीं है और थोड़ा सा एहतियातन भी मैंने कहा कि ऐसे बीच में क्राउड में जाना वो मुनासिब नहीं होगा, तो मैं तो वापस हो गया लिफ्ट से और फिर नीचे जाके इंतज़ार करने लगे हम कि चलें खोसा साहब आएंगे तो उनसे कोई बात कर लेंगे। अच्छा। मगर खोसा साहब जो हैं वो नीचे आए ही नहीं और सब इंतज़ार करते रहे। फिर अचानक पता चला कि लिफ्ट बंद हो गई है, रुक गई है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई साजिश हो सकती है, मगर इन इश्यूज़ के बावजूद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुतल्लिका अमला है वो बर वक्त उसका दस्तयाब ना होना और ना पहुंचना, ये ज़रूर एक गौर तलब बात है। ये जो ख्वाजा हारिस साहब थे वो तो लतीफ़ कोसा साहब से भी शायद ज़्यादा लीडिंग पोजीशन में थे PTI की तरफ से, वो कला की पेरिस में, तो वो तो लेफ्ट में भी नहीं फंसे, तो वो क्यों छोड़ गए? मैंने पूछा था लतीफ़ खोसा साहब से कि ये क्या वजह हुई है, तो कहते हैं नहीं, उन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया और एफिडेविट देकर, तो क्योंकि अब वो ख़ुद जो है उनको एथिकली बनता नहीं है कि वो अपने केस में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि वो क्योंकि अपील में ये मामला है हाई कोर्ट के अंदर, तो ट्रायल कोर्ट के अंदर जो सलूक उनके साथ हुआ उस मुतालिक उन्होंने अपना एफिडेविट दिया है। लेकिन मैं बात करूंगा ये लिफ्ट के हवाले से। जो लिफ्ट लगती है ना, तो फिर उसकी टेस्ट रन होती है, जब वेल के नीचे उसका एक वेल होता है, उसके अंदर सारा एक होता है, तो मेरे नहीं ख्याल कि वो साजिश थी। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब घबरा ज़रूर गए थे, मैंने देखा कि वो खासा उन्होंने प्रेशर ले लिया, क्योंकि हालात इस किस्म के बने हुए हैं कि शायद समझ रहे थे कि साजिश हो रही है, शायद उनको या उनके साथ जो उनके दोस्त हैं उनको जानबूझकर जो है इस ट्रैप में फंसा दिया गया है। तो खोसा साहब जो है वो मीन्स के खासे परेशान हो गए थे। उनके असिस्टेंट का फिर मैंने एक वीडियो बयान सुना, तो वो भी खासा जो है चीख चिल्ला रही थी। जो मती बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 1 घंटे तक अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो क्यों नहीं आया? उनको आना जो था वो ज़रूरी था। और देखें, एक आदमी भी फंसा हो, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से जो लिफ्ट को उन्होंने ओवर क्राउड भी किया हुआ था। वो कई लोग कह रहे थे कि इसको GTS की बस बनाएंगे तो फिर उसने एरर तो देना ही है, इस किस्म की चीज़ें। तो वो वाकई को 18 की कैपेसिटी है, 20 की कैपेसिटी है, पता नहीं कौन सा माइक्रो कंट्रोलर उसके अंदर लगाया हुआ है, कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन इसमें साजिश तो नहीं है, लेकिन नेग्लिजेंस ज़रूर है। अच्छा, हसनत मलिक साहब, हुमायूं दिलावर साहब का जो एडिशनल सेशन जज है, उनका जो मामला है, एक तो पहले हमने कभी ये OSD का लफ्ज़ सुना नहीं था, और जो उन्होंने ख़त लिखा है और जिस तरीके से उनको धमकियां मिल रही है, तो वाकई क्या इस तरह है? और ये OSD बनाने का क्या तस्वर है अदलिया में? देखें, चाहे जो भी वजूहात हों, लेटर भी उनका सामने आ गया कि उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा,
लेकिन जिस तरीके से उनका वो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसका कोई अच्छा मैसेज नहीं गया, और हमने देखा कि हुकूमत बिल्कुल उस हवाले से उनको कोई मालूम नहीं था कि कोई उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है, और आमिर फारूक साहब जो है वो उनको OSD बना रहे हैं। OSD वैसे ही हमारे यहाँ बड़ा होता है कि तनज़ली कि किसी वजह से कोई बंदे को OSD बना दिया गया। और दूसरा ये है कि जो हमने देखा कि वो जो आमिर फारूक साहब उन्होंने कोई रिमार्क्स भी इस तरह कर दिया था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उनको देख रहे हैं कोई मामला उनका, तो उससे ये हुआ कि जो मेरा ख्याल है मुक़्तदर हलकों को और PDM जो एंटी इमरान या PTI फोर्सेस हैं उनको जो सेटबैक हुआ कि PTI में एक उम्मीद पैदा हो गई है। पहले जस्टिस बंदियाल साहब ने मामला टेकअप किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर ही नहीं था ट्रायल कोर्ट का, उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब के कंडक्ट पे सवालात उठाए, फिर ये OSD बना देना, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो बूस्ट अप मिला है PTI को। और यही टाइम होता है जब इस तरह की चीज़ें आएँ और जब उनके वर्कर सपोर्टर में एक उम्मीद आए तो उसका बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन मुझे से एक आम आदमी के जहन में ये सवाल आता है कि जो अदलिया अपने मातहत अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, तो वो इंसाफ नहीं दिलवा सकती, तो वो आम आदमी को फिर कैसे इंसाफ देगी? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन पे हैं सिक्योरिटी इश्यूज़, और जिस तरह का PTI के सपोर्टर जिस उनके ख़िलाफ़ कंपेन चला रहे हैं, ये सिक्योरिटी का इशू उनका जेन्युइन है। वैसे भी हमने देखा है कि वो उनका जो ड्यूरिंग द हियरिंग जो कोर्ट कंडक्ट करते थे बड़े दलेरी के साथ, इमरान खान सामने थे, उनके सामने जो है वो ऑर्डर उन्होंने डिक्टेट कराया बड़ा लंबा चौड़ा, तो ऐसे बड़ा कम होता है। इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब PTI के चेयरमैन सामने होते हैं तो वो बड़े थोड़ा एक लिहाज करते हैं, लेकिन वो जो है हुमायूं दिलावर को हमने देखा कि वो बड़ा एक दलेरी के साथ चीज़ें चली। ये अलग बात है कि अगर वो 2 हफ्ते और ले लेते और जो तकाजे हैं विटनेस पेश होना या और जिस तरीके से उनको ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील हैं उनको आर्गूमेंट देने देते, तो ये जो आज उनके उज़र हैं ये ख़त्म हो जाते, क्योंकि मेरिट पे केस तो इमरान खान का बड़ा कमज़ोर है और इखलाकी तौर पे भी बड़ा कमज़ोर है। तो असल सारी बात आती है कि जो जुरिडिक्शन का मामला है, अब जुरिडिक्शन का मामला हाई कोर्ट में 2 दफ़ा गया है। अब जज हुमायूं दिलावर कहते हैं कि मेरी जुरिडिक्शन है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट इत्तेफाक नहीं करती, फिर भेजती है मामला कि आप दोबारा करें, फिर भी वो अपना वही पुराना आर्डर जो है वो अपहेड कर रहे हैं, बजाय इसके कि कोई नई ग्राउंड नई रीज़न देते। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका इमरान खान को एडवांटेज हो रहा है। अदरवाइज़ जो असल इशू है कि पैसे तोहफ़ा ख़रीदा और जिस तरीके से बेचा और ये बाद में पैसे जमा कराए गए तो शखाना में, तो ये वो चीज़ें हैं कि अखलाकी तौर पे तो कोई इमरान खान का केस है ही नहीं, बल्कि बहुत कमज़ोर है। असल इशू ये आ रहा है कि जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं हुए, और जिसका और ये जिस तरीके से अब OSD बना दिया गया है, फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, ये सारी चीज़ें मिलाएं तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल ये पिछला हफ्ता पूरा आपके मेहरबान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो रिमार्क्स दिए ये क्या इस स्टेज पे मुनासिब था, और आप क्या समझते हैं कि इस केस की प्रॉपर हेयरिंग नहीं हुई, उजरत से काम लिया गया? देखें, मेरे ख्याल में इसकी 47 या 48 के करीब हेयरिंग्स हैं, 42 हाँ, और उसमें सिर्फ एक्यूज़ 3 दफ़ा पेश हुआ, और एक्यूज़ को बुलाती रही अदालतें, वो नहीं आए। उसी पे फिर जब इनके वारंट जारी किए गए थे तो आपने देखा कि लाहौर में जो ज़मान पार्क है वहाँ पे पेट्रोल बम से हमले हुए थे पुलिस पार्टी के ऊपर, और वो एक बहुत बड़ा सारा सिलसिला जो है वो बना था। और आप ये देखिए कि इस ही केस के अंदर पाकिस्तान के सबसे महंगे तरीन वकील को इमरान खान साहब ने किया हुआ था। सो ये मुकदमा जो है ये बहरहाल इसके अंदर वो जो कहते हैं ना कि तलाशी देते हैं ना, अब ये टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे जाके छुपना, इररेलेवेंट गवाह पेश करना, अदालत में जाना नहीं, और हर ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज किया 2-2 दफ़ा हाई कोर्ट के अंदर, और फिर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन के इशू को 1 दफ़ा गया, दूसरी दफ़ा गया, क्यों डिसाइड नहीं किया, उस पर आमिर फारूक साहब ने कहा ये अच्छा भी नहीं लगता है इसी अपील की हेयरिंग के दौरान कि स्पून फीडिंग जो है वो की जाए मातहत अदालतों को। तो एनीवेज अब जो सारी सूरत हाल जब बन के जो सामने आ रही है,
इसमें ये सलीम साफ़ी साहब, ये जो मुकदमा है ना, ये जिस सेक्शन के तहत करप्शन और का प्रैक्टिस के अंदर इलेक्शन एक्ट में, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मुकदमा है और ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी सियासत का धारा तब्दील कर सकता है ये केस जो है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ख़त्म करने के बजाय ना इसके ऊपर लॉ डेवलप होना चाहिए। और अब भी सारी चीज़ें जो हैं वो हाई कोर्ट के पास हैं, हाई कोर्ट के पास अपील के अंदर हैं सारी चीज़ें, हाई कोर्ट सब कुछ देख सकती है। हाई कोर्ट को इसके ऊपर एक कंप्रिहेंसिव जजमेंट देनी चाहिए। टेक्निकल ग्राउंड्स की बुनियाद पे ये मुकदमा ठीक है, उसकी अपने होंगे कुछ ना कुछ पहलू, लेकिन इस मामले की, इस कानून की इंटरप्रिटेशन ज़रूर होनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह से करता है, मिस डिक्लेयर करता है, तो फिर उसके बाद इस कानून को अमल में लाने के लिए कहाँ से 120 दिन शुरू होंगे, कहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, एविडेंस कैसे इसकी जो है अप्रिशिएट होगी, और फिर उसके अंदर क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये वक्त आया करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के अंदर फॉल भी करता है कि नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट्स के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको इस तनाजुर से ज़रूर देखना चाहिए। अब जहाँ तक ये है, ये बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पे है कि आखिरी दिन, अब 1 साल से ट्रायल जो है वो आगे नहीं चलने दिया जा रहा, और आप आखिरी वक्त पे आके फिर कहते हैं कि जनाब मेरे 4 गवाह हैं, कोई कराची में, कोई कहीं हैं, और अगर वो कह देते कोई अमेरिका के अंदर है और वो उसको वीज़ा नहीं मिला है, तो क्या ये ट्रायल कंक्लूड ना होता। लेकिन जो बंदयाल साहब के पास थी चीज़, वो थी 3 अगस्त का हुक्म, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आप फैसला करें, और 3 अगस्त के हुक्म के बाद फिर 5 अगस्त को ट्रायल का फैसला आ गया था। अमूमी तौर पर जो है वो इन्फ्रक्चस हो जाती हैं ऐसी दरख्वास्तें कि जो रेलिवेंट ना हो। तो एक गैर मौसर दरख्वास्त को आपने कैसे सुना, कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंदर सुना, फिर उस बुनियाद पे आपने 5 अगस्त के हुक्म के अंदर जो भी चीज़ें थीं उनको आपने एक ऑर्डर की सूरत के अंदर हाईलाइट किया, और फिर आप इलेक्शन कमीशन के उस वकील के ऊपर बरहम हुए जो कह रहा था कि मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं है। यानी कि बहुत सारी, और नोटिस भी अभी तक नहीं किया हुआ था। तो अमूमन हमने तो सुना है अपील के में जो है वो लीव ग्रांट होती है, लीव ग्रांट होने के बाद ऑर्डर नोटिस होते हैं और फिर उसके बाद सुना जाता है। तो ना वो मुकदमा जो इम्प्यून 5 अगस्त का ऑर्डर उनके सामने इम्प्यून नहीं था, इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे जो ट्रायल कोर्ट में थे उनका पावर ऑफ अटर्नी नहीं था, और इस सारी सूरत हाल को बुनियाद बना के उन्होंने एक ऐसा फैसला लिखा जिसके बाद हाई कोर्ट अगर वो उसको मुकम्मल तौर पर ना सुने तो मेरा ख्याल सिर्फ रिलीज ऑर्डर जारी करना था, और उस पर तो गुस्से में इतना क्या ही दिया था उन्होंने। मोहतरम, आप बात भूल गए हैं, ये मुकदमा इमरान खान का था, ये बात आप भूल गए हैं। इम्प्यून ऑर्डर नहीं था, ज़ाहिर बात है, जो जजमेंट थी ट्रायल कोर्ट की वो इम्प्यून नहीं थी, बिल्कुल इन्फ्रेक्चुअस था जो मामला 3 अगस्त वाला, वो उनके सामने बिल्कुल इन्फ्रेक्चुअस था। लेकिन ये आप क्यों भूल जाते हैं कि वो लाडला है, वो चेयरमैन तरीके इंसाफ है, वो हैंडसम है। तो ये चंद बातें हैं जो आप इग्नोर कर रहे हैं। आप तो सीधे सीधे लॉज की बात कर रहे हैं, या जो हमारे जो तरीक़ाकार चल रहा है अदालतों के अंदर, तो ये तो आपने खुसूसी तरीके से आपने चला। उन्होंने क्या एहसान किया है इस तरह उन पे कि उनका लाडला बना हुआ है? सर ये तो बात तो मैं भी नहीं समझ सका कि क्या गिदड़ सिंगी है उनके पास कि जिसकी वजह से तमाम अदालतें भी बिछ जाती हैं, और बिल्कुल जो कानून है, आइन है, ये जो रवायात हैं उनको उठा कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। अच्छा, आप बात करें वकला, तो बात कह ही रहे हैं कि इन्फ्रेक्चस है। इवन के जो अदालती अमला है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, अदालती अमले के लोग कह रहे हैं ये क्या हो गया इनको, ये किस तरह कर रहे हैं। और आप देखें कि 54,000 की पेंडेंसी है, 54,000 में कई हज़ार जो है वो इस किस्म की ज़मानत के मुकदमात होंगे। किसी का मुकदमा आज तक मैंने नहीं देखा कि जो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने सुना हो इस दिलजोई के साथ कि जिस तरीके से वो चेयरमैन पीटीआई का मुकदमा जो है वो सुन रहे हैं, और जिस तरीके से उनका बस नहीं चल रहा कि उन्होंने कहा कि हालत ज़ार से मुतल्लिक रिपोर्ट दे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, क्या ये 100 मोटो प्रोसीडिंग चला दी उन्होंने। तो बुशरा बीबी ने जो दरखास्त दी है उसकी भी शायद जल्द समाप्त में है ना जी, वो तो बाद में। अभी तो इस केस के अंदर उन्होंने कहा, इस केस में कहते हैं कि 28 तारीख यानी मंडे करके और फाइनल रिलीफ मंडे को आप जो है अटॉर्नी जनरल हालत ज़ार से मुतल्लिक जो पटिशनर कौन है, मतलब हैंडसम है वो, आपने वो देखा है, वो लोगों ने पीम्स भी बनाए हुए हैं, आइए आपका इंतजार था, वो फूल भी फेंक रहे होते हैं। तो ये है हिसाब है, 28 तारीख को कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मांग ली है कि उनकी हालत ज़ार क्या है।
तो किसी और को ये सहूलत मुयस्सर है इस पाकिस्तान में? वैसे पाकिस्तान में 25 कितने करोड़ की कैदी आवाम हैं है इस वक्त? जी, पाकिस्तान लाखों की कैदी जेलों होंगे। में कितने कैदी लाखों हैं? कैदी होंगे जी, कम से कम 8-10 हज़ार तो एक जेल में होगा। वैसे कैपेसिटी तो 3000 की कैपेसिटी होती है ना, लेकिन फी जेल में कम से कम 5-7 में 600 की है मेरे ख्याल। लेकिन उसमें एक 400 मुकदमा की तो है। उनकी अपनी तौहीन का है, 25 मई वाला, जी। कि वो नहीं सुनेंगे। उनके ऑर्डर को नो, नो, वायलेट नो। किया, तो इस वो- पूरे साल वो क्यों सुने? क्यों नहीं सुन रहे? वो क्यों सुने? देखिए, वो रद्दी भी तो चाहिए ना आपको सुप्रीम कोर्ट में। आपने उस रद्दी के ऊपर जो है ना वो मट्टी और डस्ट भी तो जो है ना वो आनी चाहिए ना, तो वो रद्दी है। मतलब जितना अर्सा उनका टेन्योर है, साल तो हो गया ना, रद्दी तो बन चुकी है, क्योंकि वो तमाम जो इदारे थे उन्होंने रिपोर्ट्स जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दे दी थी। उसमें फंसते थे असद उमर साहब, वो वकला और चेयरमैन पीटीआई। तो वो केस तो हमने टेकअप नहीं करना। वो हम टेकअप कर लें तो फिर हम घर कैसे जाएं? नहीं, तो वो अगर टेकअप नहीं करेंगे तो केस तो सुप्रीम कोर्ट के उसमें रहेगा। इसके बाद आने वाला जो मर्जी करे ना, तो मैंने तो नहीं किया। जो जमानत तो उनको मिली जानी थी, जो शॉर्ट सेंटेंस है 3 साल थी, 6 माह माफ़ कर दिए प्रेसिडेंट ने, तो फिर तो जाहिर बात है कि इसमें तो 95% 98% चांस था कि हाई कोर्ट ने इनको बेल दे देनी थी, और जो अच्छा, आजकल अदालतों में एक और रिवाज भी है जी कि दूसरे अदालत के फैसले तक वक्फा किया जाता है। लेकिन हमारी कौन सी मुंतज़िर अदालत है? अब तो नई बात है ना कि अपील नीचे और सुप्रीम कोर्ट मुंतज़िर है कि फैसला करके आओ। प्रोड्यूसर की अदालत हमारी अच्छा, मुंतज़िर अदालत है। एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। मतीउल्लाह जान साहब, अगर तोशाखाना के केस में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल भी होती है, तो ये जो बाकी केसेस पे उनकी गिरफ्तारियां डाली गई हैं साइफर में, बाकी उस पर, तो क्या वो रिहा भी हो जाएंगे? देखिए सलीम साफ़ी साहब, मैं तो समझता हूँ कि तोशाखाना का जो केस बनाया गया था, इसमें मेरिट्स अपनी जगह, सबूत अपनी जगह, मगर इसकी जिस तरीके से तैयारी की गई या जिस तरीके से इसको साबित करने की कोशिश की गई, उसमें किसी ने संजीदगी से काम नहीं किया, ना तो इलेक्शन कमीशन ने, ना प्रोसिक्यूशन ने। क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमारी अदालतों में पिछले 8-10 साल से जो केसेस बन रहे हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं, जिनमें सज़ाएँ हो रही हैं, वो सज़ाएँ भी बाद में ख़त्म हो रही हैं और केसेस वापस हो रहे हैं, उनका मकसद इंसाफ करना तो है ही नहीं। और आजकल भी जो हो रहा है ये कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि पहले अदलिया एक मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी, अब दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। पहले एक पार्टी के लिए, अब दूसरी पार्टी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसमें हम जो यहाँ बैठ के कानून और इंसाफ की और ड्यू प्रोसेस की बातें कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हम अपना अपना, आप कह लें, गुस्सा उतार रहे हैं, या अपना अपना एक लाइन हम लोगों ने पकड़ी हुई है, तज्जिया कर रहे हैं कि कानून में ये है, कानून में वो है। तोशाखाना केस का जो मकसद था वो इमरान खान को गिरफ़्तार करना था और अदलिया के कंधे पे बंदूक रख के चलाना था। गो के तोशाखाना केस एक मजबूत केस था, लेकिन इस केस को मजबूत तरीके से चलाना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि जो ज़मान पार्क में पहले हुआ, गिरफ़्तारी की कोशिश की गई, उसके बाद तय यही हुआ कि तोशाखाना केस में जितने जल्दी हो सके जो है इनकी गिरफ़्तारी डालनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके वो कला जो इतना ज़ोर लगा रहे हैं, तो इधर से छूट जाने के बाद क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे या वो बाकी केसेस नहीं होंगे? मैं आपको यही उसी तरफ आ रहा हूँ कि मकसद यही था कि पहले गिरफ़्तारी कर लें और अदालत के कंधे पे रख के जब बंदूक चल जाएगी तो उसके बाद जितने केसेस में गिरफ़्तारी होगी वो तो पहले से ही तहवील में होंगे, जेल में होंगे। और 9 मई का जो वाक़या है मेरे ख़्याल में वो एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद वो गिरफ़्तारी का जो हिचकिचाहट थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी और काफ़ी हद तक राह हमवार हो चुकी थी। और ये तासुर नहीं देने का मकसद था पूरी दुनिया के सामने, लोगों के सामने, कि हुकूमत या हुकूमती इदारे इमरान खान को गिरफ़्तार कर रहे हैं। तासुर ये है कि अदालतों ने एक सज़ा सुनाई है और उनको जेल में डाला है अदालतों की तरफ से। अब इसके बाद अगर तोशाखाना केस की अपील में उनकी सज़ा मुअत्तल हो भी जाती है, और होगी क्योंकि 2-3 साल की सज़ाएँ मुअत्तल होती ही हैं, तो उसमें आज या कल की बात नहीं है। अल्टीमेटली जब ये सस्पेंड होगी तो वो ऑलरेडी तहवील में है और दूसरे मुकदमात हम देख रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की अदालत है, चाहे वो साइफर का केस है, चाहे वो अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और ये गिरफ़्तारी भी वैसी ही होगी कि जब तक मामलात सीधे नहीं होते, जब तक मामलात तय नहीं होते, हमारी अदालतों का कंधा इसी तरह इस्तेमाल होता रहेगा।
और ये केसेस इसी तरह इस्तेमाल होते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में हम जितने भी कानून की बहस कर लें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी एक कुव्वत ऐसी लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए ना कि इमरान खान साहब भी एक लंबे अरसे तक सिविलियन फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं। और अदलिया भी उनके लिए इस्तेमाल होती रही। अगर इसका निचोड़ निकालूं तो वो ये है कि मसला ये नहीं है कि इमरान खान के साथ जो है वो कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है या नहीं। मेरे ख्याल में इस वक्त मसला ये है कि इमरान खान के साथ जो है इस वक्त कुदरत के कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है, मकाफात अमल, जो मकाफात अमल आप उसे कहें। एक लतीफ़ा भी है ना इसमें, आप देखें एक आदमी बहुत बुरा गा रहा था, तो किसी कोई एक उठा, बहुत काफ़ी देर के बाद तंग आ गया, वो उसकी तरफ गया तो वो गाने वाला सहम गया डर के ना, चुप हो गया। तो उसने कहा नहीं पुत्र तू गांदा रहा, मैं उन्होंने लभरे चतन लेके आया। हसनात भाई, हकीकत क्या है? ये बाजी में उलझे हुए हैं या इनकी डोरें कहीं अवियार से हिल रही हैं या कुछ और है? देखिए, जो जजेस अभी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं वो जजेस हैं जो उनको लाए, पूरा प्लेटफॉर्म दिया 2017 में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, और वो जजेस एक पेज पे थे, इमरान खान भी थे। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना चेंज कर लिया रुख, और इस्टेब्लिशमेंट चेंज भी हो गई, लेकिन वो जजेस उनके दिल जो है वहीं इमरान खान के साथ है, जिस तरह हमारे पास सहाफ़ियों के साथ हो गया। ये मसला है बेसिकली। और दूसरा ये है कि अब वो उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने तकसीम अपने इदारे में इतनी कर दी है कि वो कर कुछ नहीं सकते। इमरान खान के लिए थोड़ी बहुत वो हमायत ये नहीं दे सकते, उम्मीद दिला सकते हैं, वो बड़ा रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ इतनी तकसीम उन्होंने अपने इदारे में की हुई है, वो मसला आ रहा है। तो ये असल इशू है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि तोशा खाना केस का बात आप कर रहे थे, तोशा खाना केस इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि इसने इमरान खान को पार्लिमानी सियासत से आउट किया, वो नायल हो गए हैं 5 साल के लिए, अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरे जो केसेस हैं, अलकादिर हो गया या साइफर हो गया, लेकिन इस केस ने सबसे पहले हमारे एक सहाफ़ी बेचारे को भी मैदान से आउट किया, इब्रार को, राना इब्रार को नौकरी से महरूम किया, उनके फैमिली को हैरेस किया गया, एजेंसियों ने उनके खानदान को तंग किया, आज तक वो बेरोजगार है। मैं कहता हूँ कि इस केस का वो भी हिस्सा बनना चाहिए, राना इब्रार के साथ जो सलूक हुआ। देखिए ना जनाब, ये तो केस पूरे का पूरा, मतलब आप ये देखें कि वो जी गवाह पेश नहीं किए, इस पे चला गया और हक के दिफा नहीं दिया, ये केस बन गया। और ये नहीं हुआ कि जनाब वो घड़ियां कहाँ गई, वो जिसको बकरियां आ गई लेकिन ज्वेलरी नहीं आई, वो बकरियां हर साल वाली बात ही नहीं, पीटीआई की हुकूमत में लेकिन ज्वेलरी नहीं है, पीटीआई की हुकूमत में राना इब्रार के साथ 2 प्रोग्राम इस पे किए। पहला प्रोग्राम उनके साथ किया, उसका सजा उनको ये मिली कि उनके भाइयों को घेरा गया, तो उसके बाद मैंने उनके साथ दूसरा प्रोग्राम किया। तो ये तो उस वक्त से चला आ रहा है, और वो घड़ी जो है वो बंदा खुद कह रहा है मैं मुझे पहनने की। अब वो कितनी घड़ी थी? वो जो चुमी थी आपने, वो कितने की घड़ी थी? 20 मिलियन उस दिन उसके अकाउंट से निकले हैं। तो उसने दिखाए होंगे आपको कि हाँ यार ये देखो, ये अकाउंट से क्या गए रखे। उसने मुझे कह दिया कि मैं हर अदालत में गवाही देने को तैयार हूँ कि मेरे पास फरागोगी लाई थी, और उससे शर्मनाक। तो ये प्रोसिक्यूशन ने एज ए विटनेस क्यों नहीं पेश किया उसको, जब ये प्रोसिक्यूशन चल रही थी? केस और था ना इधर, तो यहाँ पर फॉर्म तो इलेक्शन कमीशन है ना, फॉर्म वो मैटर और चल रहा है, एफआईआर वो एडमिटेड है, जो रिकॉर्ड है वो एडमिटेड है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो थोड़ी बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है उसका इमरान खान को फायदा हुआ है। अगर ये जज हुमायूं दिलावर अपना कोर्स कुर्बान कर देते और 2 हफ्ते और लग जाते, ज़्यादा से ज़्यादा उनके विटनेस या वो ख्वाजा हारिस आखिरी दिन आ गए थे, उनके आर्गूमेंट सुन लेते। अब ये क्या कि जी मैंने जी रीजन नहीं, तो वो भी नहीं था कि वो पहले तो भी तो जजमेंट वो इसकी समाप्त कर चुके थे ना, पहले तो समाप्त कर चुके थे, दोबारा उन्होंने रिकंसिडर के ऊपर भी डिटेल रीजन दिए हैं जजमेंट के अंदर। हमारे पनामा केस में सारा अभी जो मरियम नवाज की कुटल हुई, वजह क्या है कि नैब ने सही तरीके से उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया, या तो कतरी लेटर को कोई डिफेंड नहीं करता। तो मसला ये है कि जब आप जानबूझ के, मैं मतीउल्लाह जान साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकुना छोड़े जाते हैं ताकि उनको किसी टाइम पे जब मामला सेटल हो तो जरूरत पड़े तो वो चीज़ जानबूझ के 2 हफ्ते और लग जाते तो और ये सारे तकाजे पूरे हो जाते, तो कोई मसला नहीं था, कोई बंदा मेरिट पे बात नहीं कर रहा। लेकिन जल्दी क्या थी कि 5 अगस्त तक ही उसको करना था। अगर 14 अगस्त हो जाते, 15 अगस्त, 10 दिन और लग जाते। आप कहते हैं कि 14 अगस्त की डेडलाइन। मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें थी 2-3
जिनको फिल करना चाहिए था, कानूनी Judgment तकाजे पड़ी उस तरह आपकी पूरे कितनी नहीं चीजें किए गए। भाईजान देखें, वो अब ये कानूनी तकाजे भी थे कि वो पाकिस्तान जुलूस का के कोई साथ आए एक वकील बताए और जो कह रहा है जज ने कानूनी फाइल तकाजे पूरे भेजी हुए। कि जनाब इस पे अपनी हाजिर लगा दें, बाहर से चले और जाएं। ये इमरान खान को वारंट सर्व होता है तो वहां पे जो है वो पेट्रोल बम मारे जाते टेक्निकल हैं। बुनियादों पे फौजदारी कानून कि में फिर उसके इसी benefit of केस doubt में accused को मिलता है। नोटिस और वो सर्व करने benefit- के लिए डीआईजी ऑपरेशन जाते हैं इस्लामाबाद के, और जनाब अपना पांव तोड़वा कर आ जाते हैं। हाँ, उनके साथ ये तर्ज अमल है और इसका। इस केस में इंसान, जज भी इंसान है ना, उनको उनके नहीं, फिर वकला उसमें ने कोर्ट उनके के साथ अंदर जो क्या हुआ था बदमाशी जिस की, तरह से गालियां दी गई, मतलब है ठीक है कि जज को अपने गुस्से की बुनियाद पे फैसला नहीं करना, ये बात तो बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि अब ये अपील के अंदर जरा हाई कोर्ट जो है वो सारा कुछ सुन ले। हाँ, और हाई कोर्ट भी फैसला कर सकती है, ये एक चीज सारे समझने डॉक्यूमेंट की उसके है पास है। कि अगर पनामा केसेस सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के साथ चलाए जाते तो फिर आज उनमें सज़ा पाने वालों के ऊपर भी लोगों को यकीन होता कि इन लोगों ने करप्शन की है, और अगर वो नहीं चले ना ड्यू प्रोसेस है तो आज एक्विट हो गए। वो एक्विट शायद इस वजह से नहीं हुए कि वो मासूम है, वो एक्विट इस वजह से हुए कि कुछ साबित नहीं हुआ, क्योंकि साबित करने वाले संजीदा ही नहीं थे साबित करने में। बस आज एक वही कुछ हो रहा है, जैसे अभी इसनात ने बताया कि ये बात के लिए कुछ चीज़ें छोड़ी जाती हैं, तो ये अदालतें इस्तेमाल होती हैं और हम जैसे तज्जियाकार बैठ के आइन और कानून को इस्तेमाल मदीउल्लाह जान साहब, ये सही देखें ना, है, पनामा के गलत अंदर, है। पनामा के ये अंदर सारी और गेम ये कहीं और हो तोशा रही खाने होती वाले के अंदर हम फर्क कहते कितना हैं है यार, ये तो सर, समझ पनामा सकते के हैं। अंदर ये था, एक नहीं, 40 साल एक मिनट, पुरानी एक मिनट, चीजों को अगर- आप कहते हैं कि हम उखेड़ सकते नहीं, हैं। अगर लेकिन मैं यही कह रहा हूँ मतलब 40 साल जो शख्स 90s की बात जो है ना, आप बात ये है, पनामा के अंदर जरा थोड़ा सा अदालतों देख में भी तो जो लें। शख्स सजा पाता है उसको कौम मुजरम नहीं मानती, और जो शख्स रिहा होता है उसको कौम मासूम नहीं मानती, क्योंकि ये जुडिशियल हमारा सिस्टम निज़ाम करप्ट है आपका। मैं आप आपको- तारीख लेके दिखाएं। हसन भैया, एक- करप्ट है इनको और इसको बात करने करप्ट दें। करने वाले भी मौजूद हैं। जी, हाँ जी, आप बड़े गुस्से में नजर आ नहीं रहे नहीं गुस्से में नहीं, मैं कह रहा पनामा हूँ का कि नाम पनामा के नाम नहीं, देखें बात ये है कि पनामा के अंदर आप नहीं, आप देख लेना कि 93 में वो फ्लैट थे और ये केस क्या था, अब आके देख लें जी। नहीं, पनामा हम के मैरिज पे अंदर बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, नहीं, नहीं, JIT आप- जिस तरह बनी, नहीं, केस प्रोसेस बिल्कुल बताता अलग, हूं। केस सारा ठीक है ना, dilute हो मदीना गया। मैं प्रोसेस बताता हूँ कि मदीना पनामा के अंदर नहीं, एक लिहाज से तो नवाज मदीउल्लाह शरीफ जान साहब की के बात सही ऊपर नहीं है कि यार मॉनिटरिंग उस की वक्त गई नून लीग कि से सजा हो एहताब उनको। थी, तो उनके बंदों को हर चीज में घेरा जा रहा था, छोटी चीजों को भी बड़ा पे। अब पीटीआई जेर एहताब है, मैं तो भाई आपसे तो, पहले कहा कि भाई नून लीग के लोग छूट रहे हैं, और इसका भाई ये मैंने तो पहले कहा कि यार तू बुरा गांदा रहे लेकिन तुझे जो लेके नहीं तो आया ना, लोग उसको- यकीन नहीं उसको करते ढूंढ ना रहा हूं। किसी भी फैसले पे, ठीक है ना, और उसकी वजह ये कि हमारे तमाम इदारों थोड़ा को सा फर्क ये है, डैमेज किया गया है, और जो कुव्वत डैमेज करती रही है उसके ऊपर हम तज्जिए भी बात कर करते सकते हैं भाई, जनरल थोड़ा सा फैज़ हमीद है फर्क और सब समझाना कुछ तबाही चाहते उससे मुल्क की बचाई है, और बाकी पाकिस्तान को तो भाई नाकाम मेरे कराने 15 वाली महीने की एक आपकी जो मिनट, पीडीएम की लेकिन हुकूमत थी, अब अगर मुझे इतना बात बड़ा करने क्राइम दें। था तो अच्छा, आप वो- एक वो एफआईआर माजी की बात कर रहे हैं ना। इनिशिएट करा सके। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूं कि जी मामला ये है कि पनामा के अंदर क्या किया, पनामा के अंदर मॉनिटरिंग की गई कि शरीफ फैमिली को सजा देनी ही देनी है, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है मोज़ेस जज, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस मामले में आप फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है और कह रही है किसी तरीके से इसको जमानत मैं दिलाऊं। ठीक है, मुझे तो यकीन है अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तो हो सकता है ये क्वॉशमेंट ही कर दें, केस ही कहें कि केस बनता ही नहीं है, खत्म, डिस्चार्ज कर दें। तो ये भी कर सकते हैं, इनसे या इस जो बात ना की भी केस उम्मीद कर बनता सकते उसको हैं। डिस्कार्ड करना नहीं तो चाहिए। अगर आप लोग कह रहे हैं, लेकिन ये भी मामला तो उनके सामने अलमिया तो जाए है ना कि वो जनाब मामला उनके सामने तो आए ना, नवाज शरीफ को जेल में भेजने की जल्दी थी, इमरान खान को बाहर निकालने की जल्दी है। तो ये असल मामला ये है, और वजह क्या है, इनका माजी जो है, इनको अब देखिए, अब इनकी रिटायरमेंट आ चुकी है चीफ तो जस्टिस। फिर ये तो उन ताकतों और के उसमें- कंट्रोल में ना हुई नहीं है जी, जिनकी उनके तरफ कंट्रोल में, किधर से मदीउल्लाह कंट्रोल जान साहब में, इशारा उनके कर रहे हैं। कंट्रोल में पहले होते, थे। उनके हाँ। कंट्रोल में होते तो आप मेरा ख्याल है कि ये 14 मई को इंतखाबात का हुक्म देते ये उनके कंट्रोल में होते तो उधर आता है जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी आकर, और DGISI आते हैं, DGMO आते हैं, वो आकर वहां पर ये जनाब गाउन पहन कर बैठते हैं चैम्बर के अंदर। ठीक है, वो जो उनका रूम वो है, कोशिश कर रहे हैं या सुन ले नहीं, सुन ले, ये बताएं। वो कंट्रोल की कोशिश बात कर सुन रहे हैं ले, या नहीं, ये वहां बताएं। पर वो गाउन पहन के बैठते हैं, कहते हैं जी बताएं जी, हमें ब्रीफिंग देते हैं, ब्रीफिंग लेने के बाद सीधा जाकर जनाब कोर्ट रूम में जाकर जजमेंट लिखा देते हैं। यानी ब्रीफिंग लेने के बाद उन्होंने उसको ना पढ़ा ना चीज़ें की, सीधे जाकर जनाब जाकर वो ऑर्डर लिखवाते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, रिपोर्ट जमा होती गई है, और आगे साथ ही जनाब नहीं तो उन्होंने हुक्म दे गलत दिया। रास्ते पे लगा फिर दिया कहते हैं था। एप्लीकेशन डालें। अब उनका मसला आ गया, उन्होंने ब्रीफिंग U-turn के बाद ले उन्होंने लिया और कहा, वो अपनी पुराने रास्ते ब्रीफिंग पे के बाद कायम है, उन्होंने तो कहा ये जी, तो ब्रीफिंग के वफादारी बाद निभा रहे हैं। ब्रीफिंग के बाद कहते हैं कि एप्लीकेशन डालें, फिर एप्लीकेशन जो है वो आती है जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, एक petition और फिर तैयार उसको किया जाता है। पिटीशन तैयार, हाँ पिटीशनर तैयार होता है, वो आते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, और हमारे पास वक्त भी कम रह गया है, तो ज़रा नवाज शरीफ साहब के केस को भी डिस्कस करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हसनत भाई ये बताइए कि ये जो नवाज शरीफ साहब वापस आने का इरादा रखते हैं तो इस बात का कितना इम्कान है कि वो छूट जाएंगे और वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और क्लियर हो सकेंगे? मेरा ख्याल है चांसेस उनके बहुत ब्राइट हैं। एक तो ये है कि जो एवन फील्ड का केस है उसमें मरीम नवाज की क्विटल हो चुकी है, नवाज शरीफ भी उसमें क्विट हो जाएंगे। अल अज़ीज़िया का केस है जिसमें जज अरशद मलिक ने उनको सज़ा दी, वो मामला उस वक्त भी जजेस कहते थे, जो उनके मुखालिफ भी थे, वो जो जिनको समझती थी उन्होंने, वो भी कहते थे मामला रिमांड हो जाएगा। नैब लॉ में अमेंडमेंट भी होगी, अल अज़ीज़िया में भी मेरा नहीं ख्याल कि वो जो कन्विक्शन है वो सस्टेन रहेगी। बाकी रह गया तायाद नैली वाला मामला। उस हवाले से कानून बन चुका है कि जी तायाद नैली जो है वो 62(1)F पे नैली 5 साल की होगी। वो कानून कहीं चैलेंज नहीं हुआ। मज़े की बात है, पहला कानून ऐसा है 62(1)F के हवाले से कहीं चैलेंज ही नहीं हुआ, PTI ने भी नहीं चैलेंज नहीं किया, और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने भी नोटिस नहीं लिया उस हवाले से। एक जजमेंट है तायाद नैली की, वो भी क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली होने जा रही है, 62(1)F की जजमेंट पे खुद क्या कहते हैं, वो भी देखिए 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में भी तब्दीली होने वाली है। 2016 के बाद 17 के बाद वो जजेस आने जा रहे हैं तो अगले सितंबर में, जिनकी जूरिस्प्रूडेंस, जिनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये सियासतदानों को टेक्निकल बुनियादों पे नॉकआउट के को हक में नहीं है, और वो ये होगा। लेकिन अल्टीमेट साफी साहब इसका फ़ायदा इमरान खान को भी होना है। किस हद तब्दीली आएगी मिड सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के रवैये में, और आएगी तो किस नोयत की आएगी? देखें, तब्दीली हमेशा ही गले पड़ती रही है, तो देखें आपकी अपनी किताब और तब्दीली लाई गई। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि मस्बत तब्दीली गले पड़ गई। हाँ, मस्बत तब्दीली आएगी या गले पड़ने वाली? ये 62(1)F की बात कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे भी देखें, ये 62(1)F पे समीउल्लाह बलोच की जो जजमेंट है, जो कि बंदयाल साहब की लिखी हुई जजमेंट है, जिसके बाद ये हुआ कि तायाद नाइली होगी इसमें, जो कि आइन के अंदर नहीं था, उसको उन्होंने कहा कि तायाद हो गया। लेकिन जब वही तायाद नाइली वाला केस फैसल वोडा का उनके पास आता तो वो कहते हैं ड्रैकोनियन है। अच्छा, तो मतलब एक पसंद नापसंद वाली बात भी तो है ना। अब उसके अंदर ये दिमाग से, तो और फिर बताएं मुझे, फैसल वोडा 62(1)F के सेम केस था ना, मिस डिक्लेरेशन थी ना, दोहरी शरीयत थी ना, छुपाई थी ना, मतीउल्लाह जान पूछ के थक गया उसको, आपने कब शरीयत छोड़ी थी। और फिर उसी ये आमिर फारूक साहब की अदालत थी कि आखिरी दिन जो है वो उन्होंने कहा कि जी वो मैंने इस्तीफा दे दिया, तो उनके पास केस था, वो हो गया। लेकिन तो मतलब है, अब ये जो है ना, अब जो पोजीशन बन रही है, मेरा तो ख्याल है कि बहुत पहले उनको आके कानून के तहत जो है ना वो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट करनी चाहिए थी। तब्दीली के लिए खाली जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का चीफ जस्टिस बनना नहीं है, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो रजिस्ट्रार ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि साकिब निसार साहब के ज़माने में लोग बैठे हुए हैं, कोई जजेस आए हुए हैं और आकर उन्होंने हर चीज़ को जो है हाईजैक किया हुआ है, उनको देखना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आकर जो है वो हर चीज़ को, जो उनकी सोसाइटी के ऊपर भी आप कर रहे हैं ना, वो भी इलेक्शन कमीशन से एक साहब आए हुए हैं, उन्होंने भी सोसाइटी को हाईजैक किया हुआ है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ पर और भी बड़े मामला चल रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को ये एड्रेस करना होगा, जो अभी डेजिग्नेट चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज साहब को। अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके पास भी 13 महीने ही हैं, वो 13 महीने भी पास हो जाएंगे ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ। साहब, आप क्या समझते हैं, वो सबको एक नज़र से देखेंगे? मेरे ख्याल में काजी फाइज ईसा के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। एक तो उनके जो एक बैगेज है, मैं इसको पॉजिटिव बैगेज भी कहूँगा, कि जिन हालात से वो गुज़र कर यहाँ तक पहुँचेंगे, जो 16 सितंबर को चीफ जस्टिस बनेंगे, तो मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख़ में किसी जज को उन हालात से ऐसे गुज़रना नहीं पड़ा कि अपनी अहलिया समेत कटहरे में खड़ा होकर उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपना केस अपने साथी जजों के सामने खुद लड़ा, और न सिर्फ लड़ा बल्कि वो केस जीता। तो ये एक हिस्ट्री है, दुनिया की तारीख़ है। मगर इसके बाद जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो मुझे सबसे बड़ा ख़दशा ये है कि उनका जो सबसे बड़ा मुखालिफ होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं, हुकूमत नहीं, बल्कि उनका अपना टेम्परामेंट होगा। और ये हमारे लिए एक बायस तशवीश बात है कि बावजूद इसके कि वो बहुत ही ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ब्लंट और एग्रेसिव जज हैं, जो टेम्परामेंट है जो किसी भी जज के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उस मामले में वो काफ़ी वीक है। और हम देखते भी रहे हैं, कुछ ऐसे वाक़यात माजी में भी होते रहे हैं, हाल ही में हुए,
तो अगर उस टेम्परामेंट को वो रेगुलेट कर लेते हैं, सेल्फ रेगुलेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम मीडिया वाले भी कहते हैं ना, हमारी आज़ादी के लिए सेल्फ रेगुलेशन, तो जजेस को भी अपने टेम्परामेंट को सेल्फ रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बात हमारे बेंच के सीनियर मोस्ट, तो उसके बाद जो आप इत्तेफाक करते हैं, नहीं, उसके बाद जो उन्होंने करना है, सलीम साफी साहब, मैं बात पूरी कर लूँ ज़रा। हाँ। उसके बाद जो उनके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस है ना, कि वो फुल कोर्ट की मीटिंग बुला के अपने साथी जजों को ये एतमाद ज़रूर दें कि वो किसी बाहर की ताकत को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देंगे और वो मिलकर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। और उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो किस तरह आइन और कानून के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट को बतौर एक सियासी जमात उस पर बैन लगाएंगे, उस पर पाबंदी लगाएंगे। देखें, अभी काजी फैज़ा और उनकी अहलिया जो हैं वो इस्लामाबाद क्लब में एक फ़िल्म देखने गए थे, मिशन इम्पॉसिबल। तो अपने टेन्योर से पहले वो एक मिशन इम्पॉसिबल की एक फ़िल्म देख के आए हैं, और ये जो अब आगे 17 के बाद के हालात होने वाले हैं उसके अंदर बज़ाहिर तो ये मिशन इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन वो मिशन इम्पॉसिबल जो है उसके अंदर हीरो जो है फिर वो मिशन पूरा कर लेता है। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक तकसीम है, मतलब आप फिल्म की बात करेंगे, फिल्म तो जाहिर है स्क्रिप्टेड ही होती है, हाँ, इसलिए मिशन पूरा होता है। फिल्म तो स्क्रिप्टेड होती है और एक्ट्रेस हमारे साथ जो है वो चौधरी साहब के मामले में हो भी चुकी है। हाँ। तो मसला ये है कि वहाँ पे जहाँ पे है कि ये देखें ना, हर आने वाले चीफ जस्टिस ने देखना है कि उसने तारीख के अंदर कहाँ खड़ा होना है। आया उसने बंदयाल साहब के पास साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा होना है, उसने साकिब निसार के साथ कंधे से कंधा लगा खड़ा होना है, उसने अपना जो है वो किसी और इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ खड़ा होना है, उसने जस्टिस कॉर्नेलियस के साथ खड़ा होना है, या उसने जो है ना वो जस्टिस ऐसे रहमान के साथ खड़ा होना है, जस्टिस दुरा पटेल के साथ खड़ा होना है, कि तारीख ने उसको कैसे याद रखना है। तो ये फैसला तो उसने खुद करना होगा। और वो उस अभी तक जो आप उनकी शख्सियत को देखते हैं, आप आने वाला कल तो अल्लाह जानता है, किसी के दिल में क्या है ये भी अल्लाह ही जानता है, लेकिन बाजी के कंडक्ट की बुनियाद पे आप क्या समझते हैं, कहाँ खड़ा होना चाहिए? देखें, बहुत सारी चीज़, ये मैं आपको एक बात बताऊं कि अदलिया के एहतसाब की ज़रूरत तो है। देखें, जब तक कि अदलिया अपना एहतसाब खुद नहीं करेगी, मेरा नहीं ख्याल है कि उसके बाद उस पर जो है ना कोई एतमाद की बात हो। तो पहले तो जो है ना अपनी मंजी थले डांग ज़रूर फेरनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो बहुत बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, मुझे एक बात बताएं कि जैसे 184(3) है, जिसको आपने हुकूमतें गिराने निकालने और उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स तय होने चाहिए। शुरुआत हमेशा इस उम्मीद से करनी चाहिए कि अपने घर के इस्लाह से करनी चाहिए। हाँ जी, चले, बहुत शुक्रिया आप सबका नाजरीन, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान का अदलिया हकीकी मानों में इंसाफ देने वाला अदलिया बन जाए। आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।